नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, बायोलॉजी में हम सभी कोशिका विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम कोशिका के प्रमुख भागों में डीएनए आरएनए के बारे में चर्चा करने वाले हैं। डीएनए और आरएनए से जो भी प्रश्न हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इनके बारे में देखते हैं, प्लस डीएनए और आरएनए से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोशिका विज्ञान के टॉपिक में कोशिका के प्रमुख भाग। इसके पहले की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में आप उनको देख लीजिए, क्योंकि कोशिका के प्रमुख भागों में पिछले कई भागों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं केंद्रक के बारे में, इसके साथ डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, प्लस इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं आज केंद्रक के बारे में। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग, कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग क्या होता है। वहां पे दे देता है केंद्रक है, राइबोसोम्स है, डीएनए है, आरएनए है। इस तरीके के ऑप्शंस अलग अलग बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछता है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है तो केंद्रक होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। तो ये पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तो जो भी दोस्तों यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करते हैं, ऑब्जेक्टिव आपके उसी तरीके से बनेंगे जैसे ये आप टेक्स्ट बुक में आपने प्रैक्टिस सेट में देख रहे होंगे। तो जो भी प्रश्न आपको वहां से मिलते होंगे वो आप समझ जाते होंगे किस पॉइंट से क्या क्वेश्चन बनता है, प्लस उसके ऑप्शन किस तरीके से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं। यहाँ पे क्रोमेटिन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कहा गया है केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। दिख रहे पॉइंट टू पॉइंट, जैसे जैसे हम लोग कोशिका के प्रमुख भागों के बारे में चर्चा करते हैं उसमें एक भाग एक दूसरे से जुड़ा होता है। राइबोसोम है, लाइसोसोम है, डीएनए है, आरएनए है, केंद्रक है, ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। इसलिए हमें हर एक भाग के बारे में जानकारी होना जरूरी होता है। क्वेश्चन जब भी आपका कोशिका विज्ञान से बनेगा, किसी भी भाग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा क्रोमेटिन का प्रमुख क्या, क्रोमेटिन किसका बना होता है तो प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका विज्ञान के समान कोशिका विभाजन, माफ करिएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे एवं छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र एक ऐसा पदार्थ होता है, या हम कह सकते हैं एक मुख्य रूप से किसी भी जीव को निर्माण करने के लिए गुणसूत्र की अपनी एक अहम भूमिका होती है। इसके बारे में चर्चा करें, जैसे मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या फिर वहां पे 23 जोड़े भी देता है। तो आप यहाँ पे संख्या अगर पूछता है तो 46 लगाते हैं, अगर जोड़े में पूछता है तो वो आपका हो जाएगा 23 जोड़े। चिंपैंजी में बात करें दोस्तों तो 48, बंदर में बात करें तो 44। हमारे एग्जाम में गुणसूत्र से संबंधित या क्रोमोसोम से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा यानी नेक्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट होगा वो अनुवांशिकी होगा। तो अनुवांशिकी में हम बहुत सारे जीव जंतुओं के गुणसूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे और वहां से बनने वाले ऑब्जेक्टिव के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी मुख्य रूप से अगर हम बात करें दोस्तों तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मानव के गुणसूत्र अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में चिंपैंजी का भी पूछा गया, बंदर का भी पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे एज एग्जांपल नोट कर दिया है। इनको ध्यान देंगे। बाकी फिर हम अनुवांशिकी चैप्टर पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट यूनिट पे, तो वहां पे बहुत सारे गुणसूत्रों के बारे में चर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से निकल के आता है, गुणसूत्र हमारे अनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए इसे वंशागति वाहक कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है और कहा जाता है जेनेटिक लक्षण हैं,
इनके अंदर दिखाई दे रहे हैं, संतानों में इनके जेनेटिक लक्षण है, तो वो क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो उसका रीजन केवल ये होता है, जो क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक पाए जाते हैं। इसलिए देखा होगा आप लोगों ने, संतानों में बहुत अंतर पाए जाते हैं। तो इसका लक्षण ये होता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण उसमें देखने को मिल जाता है। एक बार दोस्तों फिर से हम केंद्रक से बनने वाले क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है आपका, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है, तो वहां 4 विकल्प होगा जहां आपको केंद्रक को टिक कर देना होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कोशिका के प्रबंधक के सामान्य कार्य कौन करता है, तो केंद्रक कार्य करता है। तीसरे पॉइंट पे हम बात करें तो यहाँ क्रोमोटीन क्या होता है, क्रोमोटीन केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोमेटीन कहते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ लेता है क्रोमेटीन किसके बने होते हैं, तो क्रोमेटीन जो होते हैं वो प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इसका कार्य क्या होता है, तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटीन जो क्या करता है, सिकुड़कर अनेक मोटे एवं छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है, जिसे हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स के बारे में बात करें तो मानव में जो होते हैं 23 जोड़े या 46 होते हैं। चिंपैंजी में बात करें तो 48 यानी 24 जोड़े होते हैं। और अगर हम बात करें बंदर में तो 44 यानी 21 जोड़े होते हैं। तो वहां पेपर में आपको ध्यान देना होगा कि संख्या में पूछा हुआ कि पेयर में पूछा हुआ, वो साफ साफ लैंग्वेज वहां पे लिखी होगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट चर्चा करते हैं डीएनए एवं आरएनए की संरचना के बारे में। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, तो ये भी आपका बिंदु जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए का निर्माण अधिकांश कहाँ पर होता है या डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, तो अधिकांश डीएनए जो होता है वो केंद्रक में होता है। लेकिन मैंने नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था, प्रीवियस वीडियो में, कि इसकी कुछ मात्रा जो माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी होती है। आप लगातार वीडियोस देख रहे होंगे तो वहां पे मैंने ये पॉइंट नोट करके नोट किया था कि वहां पे आप ध्यान रखेंगे कि अगर डीएनए के बारे में बात करता है तो अधिकांश मात्रा तो केंद्रक में होती है, इनके अलावा अगर पूछ लेता है तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के बारे में पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो प्लेलिस्ट से जाकर आप उस वीडियो को देख लें। चलिए दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, डीएनए का फुल फॉर्म या आरएनए का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान देते हैं हम सभी। तो अगर हम बात करें डीएनए तो डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए के बारे में बात करें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है, डीएनए और आरएनए का दे देता है कि फुल फॉर्म क्या होगा, या आपके एब्रिविएशन कुछ ऐसे वर्ड्स के होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप अभी डीएनए आरएनए के बारे में यहाँ से नोट कर लें। इसके बाद जो भी एब्रिविएशंस आपके साइंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते रहेंगे हम वीडियोस में, और आप उसका कहीं एक जगह कलेक्शन कर सकते हैं या फिर आप अपने नोट्स में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें डीएनए के संरचना के बारे में, तो डीएनए जो होता है मुख्य रूप से न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड में बात करें दोस्तों तो 2 बेस होता है, एक शुगर होता है और दूसरा बेस के रूप में बात करें तो 4 तत्व मिलकर बने होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये 4 तत्व क्या होते हैं, डीएनए के निर्माण में बेस के रूप में काम करते हैं। और इनका संबंध के बारे में बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेता है आपसे, एडेनिन का संबंध किससे होता है, तो थाइमिन से होता है, और ग्वानिन का संबंध किससे होता है, तो साइटोसिन से होता है। इसीलिए मैंने सामने सामने लिख रखा है, अगर आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है तो भी रिलेशन आप बता देंगे। कभी कभी प्रश्न इस तरीके ऑब्जेक्टिव देगा, थाइमिन एडेनिन का संबंध थाइमिन से है तो ग्वानिन का संबंध किससे होगा, वहां 4 विकल्प बना दिया जाएगा जिसमें आपको साइटोसिन को टिक कर देना होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम 1953 में वाटसन एवं क्रुक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था, और जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़े पुरस्कार के बारे में, तो वर्तमान में नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। 1962 में नोबेल पुरस्कार से इन्हें इसी के लिए सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से आप अगर बात करें तो बेस के रूप में क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन।
1953 यानी 1953 में वाटसन एवं क्रुक ने डीएनए की क्या किया था, द्विकुंडलित संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो डीएनए के कार्य में पहला पॉइंट, सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई होती है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है जीन किसकी इकाई है, तो डीएनए की इकाई होती है, तो इनको भी ध्यान दें। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। यानी दो कार्य आपके मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो पूछे जाते हैं पेपर में, डीएनए के सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है, जिसकी इकाई जीन होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो इस तरीके से हमने डीएनए के बारे में जाना। अब दोस्तों आरएनए के बारे में जानते हैं। आरएनए का निर्माण किस तरीके से होता है, तो डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए या आरएनए संकर का निर्माण होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है संकर क्या होता है, तो तत्वों से मिलकर तीसरा जो नया तत्व बनता है उसे हम संकर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड पूछता है संकर क्या होता है, तो संकर यानी दो पदार्थों से मिलकर तीसरा जो तीसरा पदार्थ जो निर्मित होता है उसे हम संकर कहते हैं। डिफरेंस देखिए क्या होता है मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसमें N2 बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो ये केवल आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे, बाकी सब सेम होता है। यहाँ पे जो आपका डीएनए निर्माण में एडेनिन थायमिन था, थायमिन के स्थान पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाता है। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर बन जाता है, ये बन जाता है आरएनए का बन जाता है। तो केवल इतना ही ध्यान देना होगा, डीएनए आरएनए में मुख्य रूप से किस तत्व में भिन्नता होती है, किस तत्व में अंतर होता है, तो वो आपका होता है थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो कई बार ऑब्जेक्टिव यहां से भी देखने को मिला है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे देगा प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं, तो वहां पे ट्रांसलेशन विकल्प दिया होगा, आपको वो टिक करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में नोट के रूप में देखें। पहला पॉइंट है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, जबकि हम बात करें दोस्तों आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। तो कभी कभी डिफरेंसेस कुछ आपको ध्यान देना होगा, डीएनए आरएनए में मुख्य रूप से अंतर क्या होते हैं या उनमें भिन्नता क्या होती है। तो पहली बात करें हम तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, जबकि आरएनए में बात करें तो राइबोज शर्करा होता है। डीएनए में केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरएनए में केंद्रक व कोशिका भित्ति दोनों ही पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों डीएनए के निर्माण में आपका एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए के निर्माण में हम बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल और साइटोसिन होता है। यानी बात करें तो थायमिन के स्थान पर यहाँ क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। तो आपका निर्माण हो जाता है किसका, आरएनए का हो जाता है। तो इस तरीके दोस्तों उम्मीद करते हैं आज कोशिका के प्रमुख भागों में हमने केंद्रक के बारे में चर्चा किया, इसके साथ ही डीएनए एवं आरएनए के बारे में चर्चा किया, इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा किया। तो उम्मीद करते हैं आज के सारे ही टॉपिक आपको क्लियर होगा। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।